हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी पाथ पर। मैं हूं विशाल तिवारी। रेलवे ग्रुप डी 2025 का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। अगर साइंस के पिछले साल के सवाल आपको परेशान कर रहे हैं तो आज आपकी टेंशन खत्म होने वाली है। अगले कुछ मिनट में मैं आपके लिए PYQ क्वेश्चन को इतने आसान तरीके से तोड़कर समझाऊंगा कि आपको लगेगा अरे ये तो मैं भी कर सकता हूँ। थोड़ा बस रुकिए, क्योंकि ये वीडियो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछले क्लास में 210 क्वेश्चन कर चुके थे। अब हम लोग 211वें क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों 11वां क्वेश्चन है, कार्य का गुणनफल है। तो आप जानते हैं W बराबर FD cos थीटा होता है। तो FD cos थीटा, इसको अगर आप देखेंगे तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है, यानी कि बल और बल की दिशा में विस्थापन। इसका राइट आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है नहीं करता है। बहुत बार क्वेश्चन में हम लोग उतावले होकर जल्दबाजी में गलत आंसर कर देते हैं। तो कार्य किस पर निर्भर नहीं करता, तो याद रखिएगा ये विस्थापन पे भी करता है, बल पे भी करता है, उनके बीच के कोणों पर भी करता है, लेकिन संवेग पर नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु का स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण के रूप में दर्शाता है तो उसे क्या कहा जाएगा। तो इसे हम लोग कहेंगे कार्य। बल और बल की दिशा में विस्थापन ही तो हमारा कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि अनुभव करता है, तभी हम बोलते हैं कि हाँ ये कार्य हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण 90 अंश है तो किया गया कार्य क्या होगा। तो फिर वही आ जाता है, W बराबर FD cos थीटा होता है। यहाँ पे cos 90 डिग्री का वैल्यू रखेंगे, जब इनके बीच का कोण अगर 90 डिग्री है तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इसकी वैल्यू 0 होने की वजह से ये पूरा इक्वेशन में ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 अंश हो तो किया गया कार्य क्या होगा। देखिए जब 90 डिग्री होगा तो याद रखिएगा तो हमारा जो वर्क होगा ना वो FD cos 90 डिग्री से 0 हो जाएगा। लेकिन ये 90 डिग्री है, तब अगर 180 डिग्री हो जाएगा ना तो हमारा वर्क होगा लेकिन वो माइनस में आएगा, -W आंसर आएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अगर इनके बीच का कोण 90 अंश है तो हमारा जो कार्य होगा वो 0 होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करता है तो यह उसकी वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मास दिया हुआ है यानी वजन दिया हुआ है। ठीक है, जी का मान यहाँ पे भी दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है मीटर में। तो हम क्या करेंगे, W बराबर mgh का फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। देखिए हम चल रहे हैं इस डायरेक्शन में और जो एयर आ रहा है इस डायरेक्शन से आ रहा है, तो ये क्या करेगा, आपकी स्पीड को स्लो करने का काम करेगा, क्योंकि विपरीत है यानी कि 180 डिग्री का डिफरेंस है। और आपको मैंने बताया है कि अगर 180 का डिफरेंस है तो हमारा जो कार्य होगा, हमारा जो W होगा वो हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऋणात्मक। क्यों, क्योंकि ये आपकी विस्थापन को, आपकी जो स्पीड है उसको कम करने का प्रयास करता है। वही अगर पीछे से हवा आ रही होती तो ये धनात्मक होता और आपकी स्पीड बढ़ जाती, कार्य ज़्यादा होता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। यदि जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो हम जानते हैं कि W बराबर mgh होता है।
यहाँ पे हाइट हमको दिया हुआ है 2 मीटर, लेकिन देखो mg जो है हमारा, इसको हम लोग भार बोलते हैं W, और इसका मात्रक भी न्यूटन होता है। तो W दिया हुआ है हमको 200 न्यूटन। तो इस प्रकार से 200 इंटू 2 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 400 जूल। इस प्रकार से हमारे ये राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? 400 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। ये भी बहुत आसान है। हम W बराबर एफ डी कॉस थीटा लगा देंगे और यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, हम वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे तो 75 लाख जूल आ जाएगा आसानी से। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है रेलवे के द्वारा। और याद रखिए, इस प्रकार के PYQ क्वेश्चन लगाने से आपकी ढेर सारी प्रैक्टिस होती है, आपको ढेर सारे क्वेश्चन करने के मौके मिलते हैं, आप समझ पाते हैं कि डिफरेंट क्वेश्चन एग्जामिनर कैसा पूछता है। अगर आप इसको ही बस कर पाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप PYQ क्वेश्चन से ही आप जॉब निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 किलोग्राम की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो वही W बराबर एफ डी कोस थीटा। यहाँ पे W जो है, F हमारा फोर्स कितना है? 10 न्यूटन का है और डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर का है, तो आ जाएगा हमारा 20 जूल। तो ये कार्य का मात्रक यहाँ पे जूल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य की मात्रा क्या होगी? तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, तो W बराबर एफ डी से हम आंसर निकाल लेंगे जो कि 100 जूल आएगा। राइट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? यहाँ पर भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 500 जूल आ जाएगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं है तो हम इसे क्या कहेंगे? कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखिए, अगर गतिशील नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो हम मान के चलते हैं कि कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। इसी प्रकार से एग्जाम्पल कर हमने बताया था कि जब आप दीवार को धक्का मारते हैं तो दीवार अपने स्थान से नहीं खसकती है, जिसकी वजह से माना जाता है कि कार्य नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। एक कार्य की दिशा होती है, कार्य की एक दिशा होती है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो कार्य है हमारा, जो वर्क है, ये एक अदिश राशि है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि कार्य की दिशा नहीं होती है, जबकि उस पर वस्तु बल लगाया जाता है, उसका एक परिमाण भी होता है, इनके बीच का कोण भी होता है, उनमें विस्थापन भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बस 400 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है, बस द्वारा किया गया कार्य 200 जूल है, तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। W बराबर एफ डी से हम लोग फार्मूला निकाल लेंगे। हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो वर्क अपॉन फोर्स कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा 2000 जूल बटे 4000 न्यूटन। तो इस प्रकार से हम काटेंगे तो आ जाएगा 0.5 मीटर। राइट आंसर इज डी। ओके, तो इतने आसान की क्वेश्चन रेलवे के द्वारा पूछे जाते हैं जो कि बच्चे आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक माल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्राली को खींचता है जिससे ट्राली 30 मीटर विस्थापित होती है तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो W बराबर एफ डी से ही हम वैल्यू को पुट कर देंगे, हमारा 1500 जूल आ जाएगा। 1500 जूल। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे वाट भी दिया हुआ है और जूल भी दिया हुआ है, तो बच्चे कभी कभी वाट पे जल्दबाजी में आंसर दे देते हैं। तो याद रखना, जो वर्क हमारा होता है ना, वो जूल में ही होगा,
पावर एक बार होगा तो वहाँ पे हम वाट को देखेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब ऊर्जा की बात की जाएगी, कार्य की बात की जाएगी, तो हमें जूल पे ही फोकस करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कूली भूमि से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। वही W बराबर mgh का फार्मूला लगेगा, मास, ग्रेविटी एंड हाइट, ठीक है। यहाँ पे हमको मास दिया हुआ है, ग्रेविटी भी दिया हुआ है और हाइट भी दिया हुआ है, तीनों की वैल्यू पुट करेंगे, आ जाएगा 400 जूल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कूली 13 किलोग्राम के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सर पर रखता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो वही फार्मूला W बराबर mgh से मास, ग्रेविटी, हाइट दिया हुआ 195 जूल, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक लड़का 4 किलोग्राम के स्कूली बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 0। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रहा। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो हमारा जो वर्क होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्य तभी हो सकता है जब उसमें क्या हो, संवेग हो, बल हो, शक्ति या ऊर्जा हो। तो याद रखिएगा, ऊर्जा होना बहुत जरूरी, एनर्जी। अगर ऊर्जा होगा तभी कोई कार्य होगा, बिना ऊर्जा के कोई भी कार्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। लड़के का कमरे की दीवार को धक्का देना, लड़की द्वारा एक ट्राली को धक्का देना पर ट्राली का आगे बढ़ जाना, सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालना, किताब का किसी ऊंचाई तक उठाना। इन सभी परिस्थिति में आप देख रहे हैं कि जब हम दीवार को धक्का देते हैं तो दीवार अपने स्थान से नहीं हटती है, अर्थात उसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी कार्य नहीं होगा। तो लड़की का कमरे की दीवार को धक्का देना ये कार्य का उदाहरण नहीं है, क्योंकि कार्य हो ही नहीं रहा है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो हम बोलते हैं कि कोई भी कार्य नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री हो जाएगा, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाएगी, हमारा सारा फार्मूला में जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा, तो W बराबर 0 हो जाएगा, तो कोई भी कार्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। तो मैंने आपको बताया 0 डिग्री होने पर, 90 डिग्री होने पर तो 0 आएगा, लेकिन अगर 180 डिग्री है, विपरीत में है, अगर कोई फोर्स लग रहा है तो हमारा माइनस में आंसर आएगा। तो 180 डिग्री इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 180 अंश का मान क्या होता है, -1, इसलिए ये ऋणात्मक हो जाता है। क्या ऋणात्मक हो जाता है, कार्य ऋणात्मक हो जाता है। एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। W बराबर FD से वैल्यू पुट करो, 625 जूल कार्य होगा, 625 जूल। यहाँ पे देखिए वाट में है, न्यूटन में है, पास्कल में है, तो याद देखिए न्यूटन फोर्स का हो जाएगा, वाट आपका शक्ति का हो जाएगा, पास्कल दाब का हो जाएगा, बचा जूल, 625 जूल आपका इसका राइट आंसर होगा विथ यूनिट। इसका मात्रक भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्राली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो आप देखो फोर्स भी दिया हुआ है 50 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ है 10 मीटर, बस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 500 जूल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ से घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि जहाँ से वो चलता है वहीं पहुँच जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 है तो हमारा वर्क भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब बल विस्थापन डैश होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। तो देखिए इसका आंसर होगा बल की विपरीत दिशा में। मैंने बार बार बोला कि अगर हम बल इधर लगा रहे हैं तो उसकी विपरीत दिशा में, सामने से कोई फोर्स अगर लग रहा है
तो ये क्या करेगा, इसके डिस्प्लेसमेंट को स्लो करेगा, यानी कि हमारा जो वर्क होगा, कार्य जो होगा वो ऋणात्मक आएगा। जबकि उसी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स फिर से लगाया जाएगा तो ये इसकी स्पीड को इंक्रीज करेगा, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा और हमारा जो वर्क आएगा, डब्ल्यू आएगा, वो ज़्यादा आएगा, पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम तक सामान उठाता है और इसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है। यदि जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। W बराबर mgh। देख पा रहे हैं आप लोग कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रेलवे के लिए इस क्वेश्चन को बनाना। ये बार बार इस टाइप के क्वेश्चन को पूछता है, घुमा फिरा करके इसी प्रकार के क्वेश्चन को पूछता है जिसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है। यहाँ पे आपको मास दे दिया है, ठीक है, इसमें इसका हाइट दे दिया है, कितने हाइट तक उठा रहा है, 25 किलोग्राम है, हाइट इसका 2.5 मीटर है और जी का मान 10 दिया हुआ है। बस हमें क्या करना है, इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है, 625 जूल इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मान कितना होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, -200 जूल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मास, ग्रेविटी, हाइट दिया हुआ है और इसके विपरीत में लग रहा है, इस वजह से इसका जो आंसर आएगा आपको कार्य करना पड़ेगा। माइनस मतलब काम हमको ज़्यादा करना पड़ेगा। पॉजिटिव में क्या होता है कि कार्य खुद से हो जाएगा। जैसे जब एक वस्तु को हम लोग उठा कर ऊपर रखते हैं तो ग्रेविटी भी काम करती है, जिसकी वजह से हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। वहीं जब नीचे कोई चीज़ गिर रहा होता है तो उसमें हमको कार्य नहीं करना पड़ता, वो खुद से ही हो जाता है, क्योंकि उसमें ग्रेविटी खुद से काम कर रही होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई पर उठाया जाता है। इस प्रक्रिया में कितना कार्य किया गया? जी का मान 9.8 रखना है। तो W बराबर mgh फार्मूला से हम लोग इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, हमारा 98 जूल आ जाएगा, आंसर नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 20 किलोग्राम के सामान को जमीन से 2 मीटर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? W बराबर mgh से वैल्यू को पुट करेंगे, 400 जूल आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 1 किलोग्राम की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य का मान क्या होगा? जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड रखना है। देखिए एम का मान दिया हुआ है, जी का मान दिया हुआ है, हाइट भी दिया हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा का वैल्यू रखेंगे mgh में और हमारा 300 जूल आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, एक 800 किलोग्राम की कार 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड के वेग से बढ़ने से किया गया कार्य क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पीड यानी काइनेटिक एनर्जी की बढ़ रही है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², जिसको हम लोग गतिज ऊर्जा भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए इनिशियल और लास्ट स्पीड दिया हुआ है, यानी वेग हमको 2 दिया है। तो इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला बनेगा हाफ m² हाफ एम v2² माइनस v1²। वैल्यू पुट करेंगे, हमारा 30 किलो जूल आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जब वेलोसिटी आपको 2 दिया रहेगा तब हमें ये वाला फार्मूला लगाना है। अगर सिंगल वेलोसिटी दिया रहेगा तो हम वैल्यू को पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 20 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। वह उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मास दिया हुआ है 20 किलोग्राम, हाइट दिया है 2 मीटर और जी दिया है गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। W बराबर mgh हमको पता है, वैल्यू पुट करेंगे, हमारा 400 जूल आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो इस प्रकार से हमारा जो वर्क है, कार्य है, ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग शक्ति पर, पावर पे बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये PYQ क्वेश्चन और टिप्स काम आए हों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि उनकी मदद भी तो आपकी जीत का एक हिस्सा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन रखिए, ताकि 2025 की तैयारी में आप एकदम आगे रहें। कमेंट में बताइए कि अगली बार आपको कौन सा टॉपिक चाहते हैं और कौन सा क्वेश्चन आपको चाहिए।
तब तक मेहनत करते रहिए, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।